हाँ जी। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि मराठे कहाँ से आते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मराठास, राइट। वास्तव में देखिए 17वीं जो शताब्दी है, तो 17वीं शताब्दी में आपको दिखाई देगा कि कई सारे जैसे जो दक्कनी सल्तनत जो है और विजयनगर जो है, इन लोगों के कई सारे जागीरदार नजर आएंगे। जागीरदार, जागीरदार मतलब वो लोग बड़े बड़े जिनको जमीन का एक बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा दे दिया जाता था, वहां से वो टैक्स वसूल कर सकते थे। एक मजबूत व्यक्ति है वो। और इन्हीं जागीरदार में से कई नाम, कई जागीरदार, जैसे एक है मोरे, फिर है घाटगे, फिर है निम्बालकर। ये सब आज भी महाराष्ट्र में इन लोगों का, इन ग्रुप्स का बहुत मजबूती है और बहुत समृद्धि है। या जाधव, या इसके अलावा सावंत, या इसके अलावा आप देखोगे भोसले। भोसले के अलावा आपको देश पांडे मिलेंगे, और इसके अलावा देशमुख मिलेंगे। ये लोग जो हैं, ये लोग वास्तव में डेक्कनी सल्तनत वगैरह इन सब का जागीरदार हुआ करता था। और इसी में से एक जागीरदार, ये जो भोसले आप देख रहे हैं, ये निजाम शाही के जागीरदार है। निजाम शाही के जागीरदार हैं, ठीक है, भोसले। और भोसले आगे चल करके सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं बाकियों की तुलना में। और इनको इनको पुणे की जागीर दी जाती है, पुणे। यानी ये पुणे का मालिक है, एक तरीके से समझिए, पुणे का हेड है ना। आज का जो पुणे है, वहां की जागीर इनको दी जाती है। और यहीं पे इसी परिवार में एक व्यक्ति है, सबसे पहले याद रखिएगा, इसी परिवार में एक व्यक्ति है जिसको नाम है, जिसको कहते हैं शाहजी। इनको मिला था, शाहजी को मिला था पुणे का जागीर। और इनका बेटा है एक शिवाजी। शिवाजी, इनकी टाइमिंग लगभग 1628 से 1680। और ये औरंगजेब के राइवलरी रहे। औरंगजेब से इनका बड़ा टकराव हुआ है। हालांकि बाद के समय में, जब इनके बाद के जो लोग आए, उस वक्त औरंगजेब ने फिर सबको बड़ा जबरदस्त तरीके से पटखनी दिया है। लेकिन जब तक शिवाजी थे, तब तक औरंगजेब की एक भी नहीं चली थी। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसी शिवाजी के बाद एक और व्यक्ति बढ़ गया, बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं संभाजी। और संभाजी के बाद एक व्यक्ति बना साहू जी, हेड जो बनते हैं। साहू जी के टाइम से, इनके टाइम पे एक बड़ा डेवलपमेंट ये होता है कि अब जो है, पेशवा का जो पद है, पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो गया। ये कब होता है? तो शाहू जी के टाइम पे होता है। ठीक है, अब जरा सा समझिए और आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसको जरा सा और अ, समझने वाली बात है यहाँ पे। एक बार अगर आप समझ जाओगे ना, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, कितना दूर हुआ। उसके बाद इसी तरीके से एक पेशवा हुए जो बड़ी मजबूत हुए, उस उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ लगभग 1713 से लेकर के 1720 इनका टाइमिंग है। इनका एक बेटा है जिसको आप बाजीराव बोलते हैं, फर्स्ट। इनका टाइमिंग है 1720 से लेकर के 1740। और इनको, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं पेशवा के तौर पर, है ना, ये बाजीराव फर्स्ट, इनको रियल फाउंडर माना जाता है।
यानी वास्तविक संस्थापक संस्थापक माना जाता है मराठों का। क्यों? इन्हीं के टाइम में मराठों की शक्ति सबसे ऑप्टिमम लेवल पर आपको नजर आएगी। इन्होंने क्या किया है, एक एक इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन किया था, एक मराठा मराठा कॉन्फेडरेशन यानी मराठा संघ का गठन किया। कुल मिलाकर के जितने भी मराठे थे उस दौर में, मराठा स्टेट था, सबको इन्होंने एक कर दिया, एक छत के नीचे ले आया। कौन कौन है इस बीच? तो आपको नजर आएगा कि ग्वालियर में एक सिंधिया है, आज भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले कांग्रेस में थे, इनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, ये बीजेपी में अभी है। एक आपको नजर आएगा बड़ौदा, और बड़ौदा में आपको मिलेंगे गायकवाड़। ठीक उसी प्रकार इंदौर, ये सब के सब मराठा हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होलकर नजर आएंगे। इसी प्रकार नागपुर में आपको भोसले नजर आएंगे। पुणे में जो एरिया है पुणे का, वहां पे तो स्वयं पेशवा बैठता है ना। तो इस तरीके से इन लोगों का एक मराठा संघ का निर्माण कर दिया। इसने बाजीराव फर्स्ट ने। स्थिति इतनी दूर चली गई कि खुद मुगल बादशाह के साथ भी ट्रीटी कर लेते हैं और उनको भी अपनी अधीनता को स्वीकार करवा देते हैं। ठीक है, ये हाल है बाजीराव फर्स्ट का। अब जो मराठा बाजीराव फर्स्ट के बाद में जो मराठों का जो दौर आया, वो एक अभिशप्त दौर था, वो वहीं से दिक्कत होना शुरू होता है। तो अब आइए, ये बाजीराव फर्स्ट बाजीराव फर्स्ट हुए, और इस बाजीराव फर्स्ट के बाद जो आपको मिलेंगे, देखिए दो तरीके से दिक्कत आ रही है। एक तरफ है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, और एक तरफ मिलेगा आपको बालाजी बाजीराव। इन्हीं को, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी बोलते हैं। ये वही नाना साहेब है जिनके साथ रानी लक्ष्मीबाई खेली थी। इनका टाइमिंग है 1740 टू 1761। और ये पानीपत तृतीय जो होता है, याद रखिएगा, पानीपत थर्ड, तृतीय पानीपत की जो लड़ाई हुई है अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच, तो मुगलों को इन्होंने मदद किया था, बालाजी बाजीराव ने मदद किया था। समझ लीजिए कि कितनी ताकतवर हो गया है मराठा कि मुगलों को मदद कर रहा है। और मदद करने के लिए इस बालाजी बाजीराव ने पानीपत 3 में अपने पुत्र, जिसका नाम है विश्वास राव, विश्वास राव को भेजा था। हालांकि क्या हुआ कि ये विश्वास राव जो है इस युद्ध में मारे गए, और ये जो मारे गए, इस सदमे में आकर के इसी वर्ष 1761 में नाना साहेब का भी डेथ हो जाता है। यानी ये 1761 में एक तरफ विश्वास राव अपने बेटे के रूप में खोते हैं, और दूसरी ओर उधर नाना साहेब की भी मृत्यु हो जाती है, और जिनको इन्होंने मदद करने के लिए भेजे थे, वो खुद भी हार जाता है अहमद शाह अब्दाली से। बोलिए, कोई समस्या है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं इस बीच कि किस तरीके से पेशवाओं का जो ये दौर आया उसके बाद क्या कहानी होता है। तो जैसे हमने आपको ये बताया, सबसे पहले आपको मिला बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बाद आपको बाजीराव मिले, और इस बाजीराव के बेटे के तौर पर आपको बालाजी बाजीराव मिले फिर से। और इनके 3 बेटे हैं,
इनमें से एक बेटा 1761 में मारा गया है, जिसको आप विश्वास राव बोलते हैं। विश्वास राव मारे गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति है माधव राव, एक बेटा इनका, और एक बेटा है इनका नारायण राव। अब देखिए कहानी क्या होती है। यही एक व्यक्ति हैं, इन्हीं के समकालीन, और जिसका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का ये मानना है कि इन्हें पेशवा बनना चाहिए, और जब इन्होंने देखा कि बालाजी बाजीराव एक मिनट, बालाजी बाजीराव है, फिर बाजीराव फर्स्ट है, फिर नाना साहेब है। ये जो है वो नाना साहेब है, ठीक है। तो ये बालाजी विश्वनाथ है, माफ कीजिएगा, ये जो है ना, ये बालाजी विश्वनाथ है। बालाजी विश्वनाथ है, ठीक है। ये बाजीराव फर्स्ट है। टाइम 1720 से 1740, 20 से 1740। इनका टाइम 1740 से 1761। इनका बालाजी विश्वनाथ का टाइमिंग है 1713 से 1720। ये बात है। अब रघुनाथ राव बेचारे बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी आदमी था। महत्वाकांक्षी कहने का मतलब इन्हें बड़ी इच्छा थी कि ये भी बने। क्या बने ये? तो ये पेशवा बन जाए। वांटेड टू बिकम पेशवा। ही वाज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। तो इन्होंने क्या किया, जो ये जो माधव राव, ये तो मर गए बेचारे 1761 में पानीपत तृतीय में। इनको किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके इन्होंने, समझ ही रहे हैं, रास्ते से बाहर कर दिया। अब रास्ते से बाहर कर देने के बाद भी क्या हुआ, रघुनाथ राव नहीं बनते हैं पेशवा, बल्कि नारायण राव को बना दिया जाता है। नारायण राव बिकम पेशवा। इतना जब इनको मिलता है, मतलब तकलीफ होता है, तो ये पहुंच जाते हैं बेचारे, सूरत चले जाते हैं मदद के लिए। यहाँ पे मदद हेतु, ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद हेतु पहुंचते हैं कि भाई हमको मदद करो, हमको पेशवा बनने नहीं आ रहा यार, मैं परेशान हूँ, मुझे भी आता है। और एक संधि यहाँ पे होता है 1775 में, जिसको आप कहते हो सूरत की संधि। कौन करता है ये सूरत की संधि? ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में। तो सवाल ये उठता है कि रघुनाथ राव अभी कोई कुछ है थोड़ी, बोलिए। और दूसरी बात याद रखिएगा, इस संधि को स्वयं कलकत्ता काउंसिल ने नहीं माना, नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए दौर है 1765 का। आप देखोगे 1773 में आपको मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या कर दिया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी इसके अंडर में ले आया बंबई और मद्रास को। तो अब कोई भी काम करेगा बंगाल से पूछ के न करेगा, नहीं मान, नहीं पूछा। तो सूरत की संधि को लोग अमान्य घोषित कर दिए। खुद स्वयं कलकत्ता काउंसिल नहीं बोला कि ये कोई संधि है, हम नहीं मानते इसको। नतीजा क्या हुआ कि 1776 में एक और संधि होती है, जिसको अब पुरंदर की संधि कहते हैं। अब पुरंदर की संधि जो हुई, उस पुरंदर की संधि को एक तरीके से मान के चलिए कि खुद
कई मराठा संघ के अलग अलग सदस्यों ने ही इसको स्वीकार नहीं किया, बोला हम नहीं इसको स्वीकार किया। और तब आगे चल करके एक और संधि होता है, वडगांव की संधि। देखिए कितनी संधियां होती हैं। वडगांव की संधि होती है, और वो क्यों होता है? देखिए 1775 में जो सूरत वाला हुआ उसको कलकत्ता ने रिजेक्ट कर दिया। 1776 में जो हुआ उसको कई मराठा सरदारों ने ही रिजेक्ट कर दिया। अब होता है वडगांव की संधि, ये चलिए इसको मान लिया गया। इसको मान लिया गया। और अब आगे चल करके होगा, आप देखिएगा 1782 में एक संधि, 1782 में एक संधि होगा जिसको आप कहेंगे सालबाई की संधि, सालबाई ट्रीटी। और इसमें मध्यस्थता करते हैं सिंधिया, मीडिएटर होते हैं सिंधिया साहब, और सिंधिया की मध्यस्थता में सलवाई की संधि होता है। इस सलवाई की संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा समझ लीजिए इसमें क्या क्या हुआ। तो रघुनाथ राव जो बीच में बदमाशी कर रहा था, बोला ठीक है रघुनाथ राव को पेंशनर बना दिया जाए, पेंशन दिया जाएगा। सवाल जहां तक पेशवा का है, तो पेशवा किसको बनाया गया था भाई? तो बोला गया कि पेशवा हम माधवराव को ही बनाते हैं, ठीक है, माधवराव। माधवराव मतलब कौन? ये है, अच्छा अच्छा। नहीं एक्चुअली क्या ना, इसको माधवराव को पेशवा बना देते हैं। अच्छा, और यहीं से इसी संधि के बाद से मराठा शक्ति टूट सा गया है। और बाद में आपको दिखाई देगा कि इसके बाद इसी में कहा गया कि अंग्रेज और जो मराठा है ये दोनों मिल जाएंगे और मिल करके टूट पड़ेंगे मैसूर पर, है ना। और मैसूर को जीतेगा, और मैसूर को जीतने के बाद फिर इसको भी जीत लेता है लास्ट में। अंग्रेज बड़ा तेज थे, वो जानते थे कि इसको इसी को, ये जो लड़ाई इस बीच जो भी कुछ संघर्ष हुआ है उसी को फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहा गया है। समझ में आई बात? और उसी के बाद इसी तरीके से सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, 3 एंग्लो मराठा वॉर होता है, और तीनों की कहानी के माध्यम से तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपस में ही फंस करके, आपस में ही एक विवाद की स्थिति क्रिएट करके किस तरीके से हमने स्पेस दिया है अंग्रेजों को, राइट। ये दिक्कत रही है। अब जरा सा देख लीजिए आप, इसका पीडीएफ देख लीजिए। चलिए देखिए, तो मराठा साम्राज्य शिवाजी से शुरू करते हैं, 1627 से 1660। जन्म 1627 शिवनेर महाराष्ट्र में, मृत्यु 1680 में 3 अप्रैल में, ठीक है। पिता शाहजी भोसले, वही भोसले जागीरदार थे। माता जीजाबाई, संरक्षक या राजनीतिक गुरु दादा कुंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास। पत्नी साईबाई, 1640 में विवाह किया। कुल 7 पत्नियां इनकी हैं। प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध में ये काम किए थे। इस अभियान में 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता था। 1655 में पुरंदर का किला जीत लिया, 54 में। 1659 में इन्होंने बीजापुर के सूबेदार अफजल खान को शिवाजी से मिलने भेजा गया, और अफजल खान गुप्त रूप से शिवाजी की हत्या करना चाहते थे। अफजल खान की योजना की जानकारी मिल गई, जो है मैंने इस योजना की जानकारी शिवाजी को मिल गई, शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। 1663 में औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी को नियंत्रित करने हेतु भेजा, यहाँ भी शिवाजी जीते। फिर 1664 में सूरत को पहली बार लूटा, बड़ी पैसा कमाए, बड़ी धन दौलत। कछवाहा राजा जयसिंह और औरंगजेब के कहने पर शिवाजी से युद्ध करने आए, है ना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि देखिए 22 जून 1765 को हुआ, जो शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के मध्य हुआ। तो शिवाजी को अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। इसमें पुत्र संभाजी जो है, शिवाजी का पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा। 1666 में अंग्रेजों द्वारा, औरंगजेब द्वारा शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। 1670 में सूरत में दूसरी बार लूटा, बाद में फिर निकल गया था, भाग गया यहाँ से।
1670 में सूरत को दूसरी बार लौटा, और लूटने उठने के बाद इतना पैसा वैसा कमा लिया। 1674 में क्या हुआ, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, और इस कार्यक्रम के लिए बनारस के विख्यात पंडित गंगा भट्ट को बुलाया गया था। दूसरी पत्नी इनकी कौन है, तो सोयराबाई है, जो राज्याभिषेक के दौरान थी। उनका अंतिम अभियान 1678 में कर्नाटक अभियान था। यह अंतिम विजय इनका जीवन का था। ये शिवाजी के बारे में कुछ बातें देख लीजिएगा, बाद में उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। इनका एक प्रशासन तंत्र है जिसको कहते हैं क्या, अष्टप्रधान। 8 मंत्री होते थे जो सलाहकारी भूमिका निभाते थे। देखिए ना, पेशवा, अमात्य, सुमंत, चिटनीस, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित, वाक्यान्वीस, ये लोग थे। ठीक है, तो पेशवा कौन थे, पेशवा जो सबसे पूरा प्रमुख मंत्री था, यही बाद में जाकर के मैंने वास्तविक शासक बन गया। अभी हम बताए ना, बाद के दौर में जाकर के देखिएगा यही राजनीति का केंद्र बनेंगे। अमात्य मतलब अर्थ मंत्री, सुमंत मतलब विदेश मंत्री, चिटनीस मतलब पत्राचार विभाग, बाकी सेनापति, न्यायाधीश तो आप जानते हैं, पंडित राव मतलब मुख्य सलाहकार, धार्मिक कार्य, वाक्यान्वीस मतलब गुप्तचर एवं सूचना विभाग। शिवाजी प्रशासन के दो विशेष प्रकार के कर लिया जाता था टैक्स, एक चौथ, एक सरदेशमुखी। चौथ 1/4 होता था, इसलिए चौथ कहा गया, एक चौथाई शिवाजी के जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आने वाले क्षेत्र में उनसे लिया जाता था। मान लिया जाए कहीं गए, वहां पे वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लिया, उसको बोला तुमको चौथ देना पड़ेगा, चौथ दोगे तभी मानूंगा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकारे हो। ये चौथ है। और सरदेशमुखी 1/10 पार्ट वो जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में आते थे शिवाजी के, 1/10 भाग वो लिया जाता था टैक्स के रूप में। स्मिथ ने मराठा प्रशासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी, और यदुनाथ सरकार ने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी, याद रखिएगा। और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात पुतलीबाई सती हो गई थी, है ना। चलिए, शिवाजी को उत्तराधिकारी बोलेंगे तो दो बेटा है, एक राजा राम, एक संभाजी। संभाजी बड़े बेटा है, ठीक है। 1680 से लेकर के 1689 तक ये राज किया है। इनकी राजधानी कहाँ है, रायगढ़ को बनाया है। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर, औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर, उस अकबर को मराठा क्षेत्र में शरण दे दिया था इन्होंने, इसलिए 1689 में, याद रखिएगा, औरंगजेब की सेना ने संभाजी को मार दिया था। ठीक है, यानी औरंगजेब के शिवाजी के बेटे को मार दिया था औरंगजेब ने। क्यों, क्योंकि उसका एक विद्रोही पुत्र, उसको इन्होंने क्या दिया, पेट्रोनेज दिया, शरण दिया। इसके बाद 1689 से 1700 तक राजा राव, जो दूसरा भाई है, वो सत्ता में रहा, और इन्होंने रायगढ़ से सतारा स्थानांतरित कर दिया राजधानी को। संभाजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र की उम्र मात्र 7 वर्ष थी, इसीलिए इनका भाई राजा राम को बनाना पड़ा। ठीक है, हालांकि पुत्र का नाम क्या है, शाहू जी। ठीक है, अब राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है यहाँ पे ताराबाई, याद रखिएगा, और उनके अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर सत्ता में आती है। अल्पवयस्क पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय, उसको राजा बना देते हैं, और खुद ताराबाई मेन लीड रोल निभा रही हैं। हालांकि शाहू जो है, शाहू जी बड़े हो गए हैं, वो खेड़ा में ताराबाई के साथ संघर्ष करते हैं, और शाहू जी सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, ये सब याद रखिएगा। माने मालखेड़ा की लड़ाई इसको कहते हैं, जो राजा राम, ताराबाई, ये सब सबके बीच। अच्छा चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1707 से लेकर 1749 तक सत्ता में बने रहते हैं कौन, साहू जी। साहू जी के नेतृत्व में पेशवा पद का महत्व बढ़ जाता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इनके समय में बालाजी विश्वनाथ आते हैं पेशवा पद पर, और इसके बाद यह पद वंशानुगत हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ के बाद मैंने पूरी कहानी आपको बताई। मराठा शासन देखिए दो भाग बढ़ जाता है, सतारा, कोल्हापुर। तो कोल्हापुर, सतारा जो है शाहू है, और कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय हैं। वो आगे बढ़ दिए। बालाजी विश्वनाथ एक बाजीराव प्रथम कोल्हापुर के शासकों के साथ संगोला की संधि होती है, यानी बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव फर्स्ट के बीच एक संगोला की संधि होती है 1950 में, सॉरी ये 1750 में, है ना। इसको अब 1750 कर लीजिए। कोल्हापुर के शासकों द्वारा पेशवा को शासक मान लिया जाता है। अब देखिए किस तरीके से इसका थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए, रिवीजन बाइट। पहले शिवाजी हैं, फिर संभाजी हैं, फिर राजा राम उनका भाई, उसके बाद ताराबाई आ जाती है शिवाजी द्वितीय को लेकर के, और उसके बाद साहू जी हैं सतारा में, शिवाजी द्वितीय हैं कोल्हापुर में, और उसके बाद पेशवा मेन रोल में नजर आ जाएंगे आपको। ये कहानी हो रही है, ठीक है। पेशवा में कौन कौन आ जाएंगे,
सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आ जाएंगे। अभी मैंने पूरी बात आपको बताई। ये 1713 से लेकर के 20 के बीच रहा, द्वितीय संस्थापक या वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। ठीक है। 1719 में दिल्ली की संधि हुई है, मराठों का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं, मतलब दिल्ली के मुगल दरबार के जो शासक है, दिल्ली के शासक, उसके साथ ये संधि होता है और मुगल बादशाह द्वारा शाहू जी महाराज को वास्तविक संस्थापक या वास्तविक शासक मान लिया जाता है। करेक्ट। तो ये है इनका कंट्रीब्यूशन। दूसरा है बाजीराव फर्स्ट, जो 1720 से 40 के बीच रहता है। इन्होंने मराठा साम्राज्य को विस्तारित कर दिया। इनको एक्चुअली वास्तविक कहा जाता है ना, संस्थापक। और बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल द्वारा सहयोग का आग्रह किया जाता है। इसी अभियान में बाजीराव फर्स्ट का मस्तानी से मुलाकात होता है। वो बाजीराव मस्तानी अपने पिक्चर देखा होगा। 1740 में मर गए। बालाजी बाजीराव उसके बाद इनका बेटा 40 से 61 तक रहे। वास्तविक नाम नाना साहेब। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया है। अलीवर्दी खान को पराजित किया है बंगाल में। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का पराजय हुआ और अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा हुआ है ना। ये जो हारते हैं, इनका बेटा भी मरता है, खुद भी मरते हैं। बड़ा मतलब दुख हो जाता है इनको कि हम हार गए, इतना बड़ा साम्राज्य हमारे हाथ से निकल गया, इस तरीके से। फिर उसके बाद माधवराव आते हैं, मराठा शक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। निजाम और हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य कर देते हैं। 1772 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया है। फिर बाजीराव द्वितीय है जो अंतिम पेशवा के रूप में आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय के समय में ही, जब अभी देखेंगे, अभी मैं बताता हूँ अंग्रेज मराठा। देखिए 3 युद्ध होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे जब हार गए पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य, जब अंग्रेजों के अधीन हो गया, तो पेशवा के जो मतलब पेशवा जो है, इस पद को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और ये बाजीराव द्वितीय के समय होता है। ये देखिए कब कब हो रहा है, 1775 से 82 के बीच हुआ है, 1803 से 5 और 1817 से 18। इसी में पिंडारियों का दमन करते हैं। पिंडारी कौन है, तो पिंडारी वास्तव में मराठों का एक बहुत बड़े समर्थक थे, तो इसीलिए पिंडारियों का दमन करता है इसमें ब्रिटिशर्स, है ना। और देखिए बहुत सारी जो संधियां होती हैं, जो भी हमने आपको बताया, खूब सारी संधियां होती है। ये तीसरे जो आंग्ल मराठा युद्ध होने के बाद यहाँ पे पुनः जो पुणे की संधि होती है, 1870 में पेशवा के पद पर समाप्त कर दिया गया। करेक्ट। ये सारी बातें हुई। अब देखिए क्या हुआ। सेकेंड वॉर जो होता है, ये जो दूसरी लड़ाई होती है, यहाँ पर एक संधि होती है जिसको आप कहते हो बसीन की संधि, है ना। ये याद रखिएगा। और इस बसीन की संधि के तहत क्या कर दिया गया, इसको सहायक संधि एक तरीके से स्वीकार करवा लिया गया। हम आएंगे अगले क्लास में, सहायक संधि वगैरह आपको बताएंगे। तो स्वीकार करवा लिया गया, है ना। ये बात हुआ। हालांकि ये बसीन की संधि सबको स्वीकार नहीं थी। जैसे आप देखोगे कि भोसले सिंधिया इन लोगों ने स्वीकार कर दिया गया 1804 में, हालांकि जाकर के होलकर ने भी एक तरीके से स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, है ना। मैंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अच्छा, 1817-18 में पिंडारियों का दमन हुआ। इसको इसको याद रखिएगा। एक और नाम दिया क्या, भीमा कोरेगांव की लड़ाई भी कहते हैं। थर्ड वॉर जो है, ठीक है, पेशवा पद के समाप्त कर दिया गया। और इस लड़ाई में याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन महार जाति ने किया। यही महार जाति से आते थे कौन, भीमराव अम्बेडकर। समर्थन कर दिया इस लड़ाई में, थर्ड वाले में। तो मिला जुला करके ये कहानी है। पहली लड़ाई 75 से 82, उसके बाद 1803 से 5 और फिर 17 से 18। ठीक है। 75 से 82 के बाद रुक जाते हैं और मैसूर को हराते हैं, यही मराठों का मदद लेकर के अंग्रेज। और जब वो हार जाती है, तब मराठों पर ही अपना अगला वार कर देते हैं ये लोग। तो कुल मिलाकर के पेशवा का वध समाप्त हो गया, मराठा साम्राज्य ब्रिटेन के अधीन आ गया। कुल, है ना। तो टोटलिटी में अगर देखा जाए, तो हमने
इस आज के क्लास में देखा कि किस तरह आज के क्लास में देखा किस तरीके से मैसूर और फिर किस तरीके से मराठों को अपने अधीन ले लेते। इसके बाद की बातें हम लोग कल देखेंगे। ठीक है?